बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख सरदार नगर आदरणीय राम नक्षत्र यादव जी उपस्थित हैं। यादव जी, ये बताइए, तमिलनाडु में जो है कि सरकार बनाने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल विजयपति थालापति जी को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 118 विधायक लाओ और तभी होगा शपथ। ये पेपर में निकला हुआ है, 118 विधायक लाओ तभी होगा शपथ। इस पर अभी क्या रहा है सर? हाँ, इन्होंने तमिलनाडु के गवर्नर महोदय ने कहा है 118 विधायक लाओ तभी होगी शपथ, यानी तभी हम तुमको निमंत्रण देंगे सरकार बनाने के लिए। जी देखिए, सच में भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। जनसंघ और आरएसएस संविधान के सबसे बड़े दुश्मन हैं और इन दो संगठनों से जन्म हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से भारत का संविधान उन्हें खटक रहा है कि हम कब मौका पाएं और संविधान को संशोधन कर दें, विकलांग कर दें, निष्क्रिय कर दें। और जब भारत का संविधान बन रहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिख रहे थे, उस समय उनको विरोध करना पड़ा और आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया था कि इसकी क्या ज़रूरत है। जब देश के अंदर एक धार्मिक संविधान, एक ग्रंथ लिखा गया है जिसके अनुसार देश चल रहा है, समाज चल रहा है, तो देश के अंदर अब संविधान की क्या ज़रूरत है? संविधान की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने ये बात कहा था। तो संविधान विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और तमिलनाडु के गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। यदि भारत के किसी सूबे में कोई आज के तारीख में गवर्नर है तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बहुत ही चापलूस व्यक्ति होगा, बहुत ही खास व्यक्ति होगा, तो वो गवर्नर बने हैं। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह धीरे धीरे संविधान को ख़त्म करते जा रहे हैं और संविधान को कमज़ोर करते चले जा रहे हैं, जिसका परिणाम आज फिर एक बार देखने को मिल रहा है तमिलनाडु में उनके गवर्नर के माध्यम से। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, अमित शाह जी भी सुन लीजिए और माननीय प्रधानमंत्री जी भी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों सुन लीजिए, मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख के लिए भी कह रहा हूँ कि आप भी सुन लीजिए। हम लोग तो गांव में रहने वाले छोटे छोटे नेता हैं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं। आप लोगों से ये बता दे रहा हूँ, 1996 में संयुक्त मोर्चा बना था। संयुक्त मोर्चा से सीधा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जब संयुक्त मोर्चे से हुई तो संयुक्त मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन सका, मोर्चा बना। कई दलों का वह मोर्चा जो बना हुआ था वो संख्या बल तो लाया, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी, उनका एनडीए गठबंधन बना। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, परंतु बहुमत में नहीं थी। तो वो बहुमत में नहीं थी लेकिन बड़ी पार्टी थी। तो उस समय के राष्ट्रपति पंडित शंकर दयाल शर्मा जी ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के निमंत्रण दिए और शंकर दयाल शर्मा जी कांग्रेस के सपोर्ट से राष्ट्रपति थे। वो कांग्रेसी प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति होते हुए थे, लेकिन वो सिर्फ एक पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने निष्पक्ष काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन जो चुने गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, संसदीय दल की बैठक में इन्हें अपना नेता चुना गया और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को शंकर दयाल शर्मा जी ने निमंत्रण दिया सरकार बनाने के लिए। तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भारत का संविधान ये कहता है कि सबसे बड़ी पार्टी को आप निमंत्रण दीजिए। आप कौन होते हैं गवर्नर महोदय? संख्या गिनती करने वाले। संख्या की गिनती विधानसभा के अंदर होगी, असेंबली में होगी। आप सबसे बड़ी पार्टी के नेता विजय कुमार थलापति जी को आप निमंत्रण दीजिए और सदन के अंदर वो बहुमत सिद्ध करेंगे। यदि बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से इस्तीफा देना होगा। भारतीय जनता पार्टी की गिद्ध दृष्टि है तमिलनाडु पर। वो जान रही है कि ये प्रदेश शिक्षित लोगों का प्रदेश है, यहाँ हमारा धार्मिक आडंबर, बवाल, राम रहीम, मंदिर मस्जिद नहीं चलेगा। वहाँ चलेगा जन्मदिन मुद्दा और देश के युवा रोजगार मांगेंगे, शिक्षा मांगेंगे,
बहुत सारी चीज़ें, महंगाई के खिलाफ बोलेंगे और देश की एकता अखंडता को वो पहचानते हैं। जितने झूठे वादा किए जाते हैं वो दक्षिण भारत के लोग जानते हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं देश की जनता के सामने। वो पढ़े लिखे काफ़ी लोग हैं, तो उस पढ़े लिखे बेल्ट से भाजपा पूरी तरह से चिक्कन हो गई, ज़मीन पर कुछ रह ही नहीं गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की गिद्ध दृष्टि ये है, दो निशाना। एक तो एक देश का एक दलित विजय कुमार थालापति जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफर को ठुकरा दिया कि हम तुमसे आखिरी सांस तक गठबंधन नहीं कर सकते, भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं नहीं जा सकता, जब तक मेरी सांसें हैं मैं भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। हम घोर संविधानवादी व्यक्ति हैं, हम संविधान के साथ हैं और भाजपा संविधान को नेस्तनाबूद करने पर तुली हुई है, खत्म करना चाहती है, खोखला करती जा रही है। हम उस पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो जब भाजपा को मालूम हो गया कि विजय कुमार थालापति भाजपा से कभी गठबंधन नहीं करेंगे, तो उसने गवर्नर के माध्यम से सरकार बनाने में पेच लगा दिया और पेच लगा दिया है। और दृष्टि कहाँ है कि यदि सरकार नहीं बन पाएगी और सदन में बहुमत सिद्ध नहीं हो पाएगा, ऐसा लड़ा दो, ऐसी व्यवस्था बनाओ कि विजय कुमार थालापति जी की सरकार निलंबित हो जाए, वो विधानसभा निलंबित रहेगी और गवर्नर शासन करके, राज्यपाल शासन लगाकर, राष्ट्रपति शासन लगा करके भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पाई तो परोक्ष रूप से गवर्नर के माध्यम से तमिलनाडु में राज करना चाहती है। भाजपा घोर अवैधानिक है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विजय कुमार थालापति जी को गवर्नर को निमंत्रण देना चाहिए, सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए और उन्हें समय देना चाहिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो भी आप देना चाहते हैं कि इतने दिनों के अंदर आप सदन के अंदर बहुमत सिद्ध करिए। यदि वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो वैसे ही इस्तीफा दे करके बाहर हो जाएंगे। आप कौन होते हैं गिनती अपने घर में मांगने वाले गवर्नर महोदय। अब मैं फिर चल रहा हूँ अटल बिहारी वाजपेयी वाली बात पर। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को शंकर दयाल शर्मा जी ने बुला लिया था तो ओम बिरला जैसे बेईमान पक्षपाती लोकसभा स्पीकर होते तो शायद न जाने क्या हो जाता, कौन सी खेल खेल ली जाती। लेकिन उस समय सदन के अंदर जब सबसे बड़ी पार्टी के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरकार बनाने के लिए बुलाया गया और ये 13 दिन का समय पाए और 13 दिन के अंदर इन्होंने बहुमत नहीं सिद्ध कर पाया तो सदन के अंदर ये तय हुआ कि आप अल्पमत में हैं माननीय अटल जी। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 13 दिन में ही इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राष्ट्रपति ने संयुक्त मोर्चे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, न्योता दिया और देवगौड़ा के नेतृत्व में पूरा संयुक्त मोर्चा, पूरा विपक्ष एक साथ होकर के और सदन के अंदर बहुमत साबित किया और वो सरकार चली। ये अलग बात है, वो सरकार देवगौड़ा और गुजरात